Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया। इसका मतलब है ब्रिटिश पावर का इंडिया में विस्तार कैसे हुआ और किस तरीके से ब्रिटिश पावर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडिया में पावर में आई। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे ब्रिटिश पीरियड भारत में कब शुरू हुआ, ब्रिटिश के इंडिया में सक्सेस होने के क्या क्या कारण थे, ब्रिटिश की बंगाल पर फतह, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगेन इन इंडिया? मिड 18th सेंचुरी में बहुत सारी ऐतिहासिक ताकतें कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से देश एक अलग ही डायरेक्शन में गया। जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल अपनी सुप्रीमेसी के लिए भारत में शुरू हुआ और यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, तो कुछ इतिहासकारों ने 1740 को ब्रिटिश काल की शुरुआत माना, जब ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब को हराया 1757 में। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे ब्रिटिश काल की शुरुआत बताया। कुछ 1761 को ब्रिटिश काल की शुरुआत मानते हैं, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की हार अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हुई। फिर भी ये सारे क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क मनमाने हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन उस समय के आसपास हुआ उसको कंप्लीट होने में 80 साल लग गए। अब बात आती है ब्रिटिश का इंडिया में सक्सेस होने के पीछे क्या कारण थे। पहला कारण था ब्रिटिश के पास सुपीरियर आर्म्स, मतलब टॉप लेवल की गन्स, मिलिट्री और स्ट्रेटेजी थी जो इंडियंस के पास नहीं थी। दूसरा कारण था ब्रिटिश का बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन। वो एक फिक्स टाइम पे अपने सोल्जर्स को सैलरी देते थे, जो कि इंडियन रूलर्स के पास नहीं था। तीसरा कारण था कंपनी के ऑफिसर्स और ट्रूप्स को ड्यूटीज उनकी स्किल के अकॉर्डिंग दी जाती थी, ना कि हेरिडिटी या कास्ट सिस्टम के बेसिस पे। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री ऑफिसर्स को उनकी कास्ट और पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे ड्यूटीज दी जाती थी, इसलिए उनकी एबिलिटी पे शक रहता था और वो बहुत बार विद्रोही और डिसलॉयलिटी भी दिखा देते थे। चौथा कारण था कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप अपने शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा देने के लिए और भारत में वार लड़ने के लिए अवेलेबल था। और इंग्लैंड को ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और उनकी नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यही मेन कॉज थे ब्रिटिश के इंडिया में सक्सेसफुल होने के। अब बात करते हैं ब्रिटिश की बंगाल पर फतह के बारे में। मेरा कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स ने बंगाल को किस तरीके से जीता। अब इस चीज पे बात करते हैं। बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे अमीर प्रोविंस था। इसमें बांग्लादेश आता था। इसके नवाब के पास बिहार और उड़ीसा तक की अथॉरिटी होती थी। बंगाल से यूरोप तक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, जैसे राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे बंगाल से। लगभग 60% ब्रिटिश इंपोर्ट बंगाल से होता था और 1630s के बाद वहां ब्रिटिशर्स ने काफी सारी फैक्ट्रीज स्टेब्लिश कर दी थी। कंपनी ₹3000 सालाना मुगल एम्परर को पे करती थी, सो दैट की कंपनी बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सके। और इसके विपरीत कंपनी बंगाल से 50,000 पाउंड तक का एक्सपोर्ट करती थी एनुअली। अब आता है अली वर्दी खान और अंग्रेजों का मसला। 1741 में अली वर्दी खान, जो कि डेप्यूटी गवर्नर था बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान को एक छोटे से बैटल में मार देता है और मोहम्मद शाह, जो कि मुगल एम्परर था उस समय का, उसे बहुत सारा पैसा दे करके बंगाल का नया सूबेदार बन जाता है। अली वर्दी खान 15 साल तक बंगाल पर राज करता है और मराठाओं से भी लड़ता है। अब अली वर्दी खान के मन में थोड़ा सा डाउट्स आते हैं और वो कार्नेटिक रीजन के पास उसको ले जाते हैं। आज के अकॉर्डिंग देखो तो तमिलनाडु और साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसी को हम कार्नेटिक रीजन कहते हैं। तो जब वो कार्नेटिक रीजन की तरफ जाता है तो उसको वहाँ पर यूरोपियन पावर्स का दबदबा दिखाई देता है और वो फिर यूरोपियंस को बंगाल से खदेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन 1756 में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सिराजुद्दौला पावर में आता है, जो कि अली वर्दी खान का ग्रैंडसन था। अब बात आती है बैटल ऑफ प्लासी पे। क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ? जरा हम उन रीजंस पे भी नजर डालते हैं। कंपनी के ऑफिशियल्स ने ट्रेड प्रिविलेजेस का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से नवाब की फाइनेंशियल स्टेट पे काफी इफेक्ट आया। अंग्रेजों ने नवाब की परमिशन के बगैर कैलकाटा की किलेबंदी कर दी और कंपनी को लगने लगा कि इन सब के बाद सिराज उनके व्यापार के विशेषाधिकारों को कम कर देगा और बंगाल में फ्रेंच के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर बैटल की शुरुआत होती है।
रॉबर्ट क्लाइव के मद्रास से आने के बाद अंग्रेज कैलकाटा में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के गद्दारों के साथ संधि कर दी, जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ और ओमी चंद थे। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में डील होती है। डील के हिसाब से मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा और वो कंपनी को अपनी सेवाओं के लिए इनाम देगा। अब इंग्लिश की पोजीशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए ब्रिटिशर्स को युद्ध से पहले ही पता चल गया था कि हम ये युद्ध जीतने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स के सामने पे सिराज के 50,000 सैनिक बुरी तरह से हार गए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार डाला। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी का एकाधिकार बंगाल के व्यापार पे हो गया। अब बात आती है बैटल ऑफ प्लासी की इम्पोर्टेंस क्या थी। अंग्रेजों की जीत के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसने बहुत सारा पैसा और 24 परगनों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। बैटल ऑफ प्लासी की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने ब्रिटिश एम्पायर की भारत में फाउंडेशन रख दी थी। सो यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रिटिश रूल इन इंडिया की कहानी। इस बैटल ने इंग्लिश मिलिट्री की सुप्रीमेसी को बंगाल में स्टैब्लिश कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया। अब सुप्रीम कंट्रोल क्लाइव के हाथों में आ गया और मीर जाफर टोटली क्लाइव पे डिपेंडेंट था अपनी पोजीशन के लिए। कैलकाटा में अंग्रेजों की सोवरिजेनिटी को पहचान मिल गई। सोवरिजेनिटी मतलब संप्रभुता को पहचान मिल गई, और नवाब के कोर्ट में भी अंग्रेजों की पोस्टिंग हो गई। अब बात करते हैं मीर कासिम और 1760 की ट्रीटी के बारे में, मतलब 1760 की संधि के बारे में। मीर जाफर क्लाइव की इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और डच के साथ चिनसूरा में षड्यंत्र करने लगा, लेकिन डच को बदेरा में इंग्लिश फोर्स ने हरा दिया नवंबर 1759 को, और मीर जाफर की गद्दारी का पता अंग्रेजों को चल गया। तभी मीर जाफर का बेटा मीरन मर जाता है और वहाँ नवाबी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। किसके बीच में? मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का सन इन लॉ था, और मीरन के बेटे के बीच में। वेंसी टेरेंट, जो कि कैलकाटा का न्यू गवर्नर था, वो मीर कासिम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, और मीर कासिम और कंपनी के बीच में ट्रीटी हो जाती है इन पॉइंट्स पे। मीर कासिम कंपनी को बुर्दवान, मेदनापुर और चितगांव देने के लिए तैयार हो जाता है। कासिम कंपनी का बकाया चुकाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कासिम कंपनी को 5 लाख रुपए साउथ इंडिया में कंपनी के प्रयासों के लिए देने का प्रॉमिस करता है। अब मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन और मीर कासिम के दोस्त कंपनी के दोस्त होंगे। अब कंपनी के प्रेशर में आके मीर जाफर रिजाइन कर देता है और मीर कासिम नवाब बन जाता है। 1500 रुपये की सालाना पेंशन मीर जाफर को दे दी जाती है। अब मीर कासिम नवाब बनने के बाद क्या क्या करता है, इस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले मीर कासिम अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में है, शिफ्ट कर देता है, सो दैट की कंपनी से सेफ रहा जा सके। दूसरा, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपनी चॉइस के लोगों को रखता है और आर्मी को रीमॉडल करता है उनकी स्किल और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के होने के क्या क्या रीजन थे, पहले इन पर हम बात करते हैं। कंपनी को लगा था कि मीर कासिम एक आइडियल पेपेट साबित होगा, लेकिन मीर कासिम कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे कुछ ज्यादा ही खरा उतर गया। बिहार का डेप्यूटी गवर्नर राम नारायण बिहार के रेवेन्यू के अकाउंट्स मीर जाफर के लाख बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सबमिट नहीं करता है, क्योंकि उसको पटना के अंग्रेजी अधिकारियों का सपोर्ट था। कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी के ट्रेड परमिट का खूब गलत फायदा उठाया। इससे भी नवाब और अंग्रेजों के बीच में काफी टेंशंस बढ़ गई। ट्रेड परमिट का गलत यूज मतलब नवाब को टैक्स रेवेन्यू में लॉस। अब इससे लोकल मर्चेंट्स को अनइक्वल कंपटीशन कंपनी के मर्चेंट से मिलने लगा। इंपीरियल फरमान मिलने के बाद कंपनी के पास बिना कोई टोल दिए ट्रेड करने का अधिकार आ गया। कंपनी के सर्वेंट्स ने ट्रेड परमिट इंडियन मर्चेंट्स को कंपनसेशन के बदले दे दिया, और अब कंपनी के सर्वेंट्स हर कोशिश करने लगे कि उनको सामान सस्ते दामों में मिल जाए, जो कि ड्यूटी फ्री ट्रेड के खिलाफ था। मीर कासिम ने ड्यूटीज को एक साथ खत्म करने की कोशिश की, पर ब्रिटिश विद्रोह करने लगे और उसे और व्यापारियों के खिलाफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की मांग करने लगे। अब 1763 में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो गया और मीर कासिम अवध भाग गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ बंगाल को जीतने की योजना बनाने लगा। अब बैटल में मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब की आर्मी बुरी तरह से हार जाती है। मेजर हैक
हेक्टर मुनरो के हाथों अक्टूबर 22, 1764 को बैटल ऑफ बक्सर में। अब इस बैटल की इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि बंगाल का नवाब ही नहीं बल्कि मुगल शासक भी अंग्रेजों से हार चुका था। इस विक्ट्री ने अंग्रेजों को नॉर्थ इंडिया में ग्रेट पावर बना दिया। अब बैटल के बाद कंपनी को मेदिनीपुर, बुर्दवन और चितगांव डिस्ट्रिक्ट अपनी आर्मी के मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया। इंग्लिश को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल गई, बस नमक पर 2% टैक्स के साथ। मीर जाफर के मरने के बाद उसके बेटे नजीमुद्दौला को नवाब बना दिया गया, लेकिन रियल पावर्स नायब सूबेदार के हाथों में थी, जिसको अंग्रेजों द्वारा कभी भी नियुक्त या बर्खास्त किया जा सकता था। सो ये थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के होने के पीछे के रीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या क्या रीजन थे और क्या क्या परिणाम उसके बाद हुए। आई होप आपको समझने में हेल्प हुई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। इट गिव मी मोटिवेशन फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।